Hello everyone, welcome. I am Shama Pandey and today we will discuss Article 21 of the Constitution of India. So, we already have discussed right to equality, that is Article 14, 15, 16, 17, 18, and then we have started right to freedom, and under right to freedom we have covered Article 19, Article 20, and today it's the time to discuss Article 21 of the Constitution of India. Before starting Article 21, let me tell you the importance of Article 21 in just one and two lines. The thing is, Article 21 says that no person shall be deprived of his life and personal liberty. Now, thankfully, the Supreme Court approach for the word life has become so wider that it is covering almost all of rest of the fundamental right. ठीक है, तो अगर आप बाकी कुछ फंडामेंटल राइट हटा भी दोगे then article 21 is sufficient enough to give you all kind of fundamental rights. Anyways, let's start what is Article 21 of the Constitution of India. So, no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. This is the Article 21 of Constitution. Now, let me break this article into four parts, and that too I am only taking the keyword. So one by one we are going to understand all the keywords of Article 21 and eventually we will understand what is Article 21. तो क्या है, आर्टिकल 21 के फोर कीवर्ड्स हैं. पहला है पर्सन, दूसरा है लाइफ, तीसरा है पर्सनल लिबर्टी एंड फोर्थ इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. आई हैव नॉट रिटन फुल बिकॉज इट वाज I was not having space. ठीक है, so these are the four keywords in Article 21 of the Constitution of India. अब एक एक करके हम समझते हैं ये क्या चीज है. Starting with person. Firstly, you have to understand that Article 21 is not only for the citizen of India, like Article 14 of the Constitution, unlike Article 19. तो ये जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, ये सारी फंडामेंटल राइट्स मेजरली इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं एंड कुछ फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए हैं, सब के लिए, मतलब सिटीजन हो, सिटीजन ना हो, एलियन हो, फॉरेनर हो, कुछ भी हो, ये राइट्स उनके लिए अवेलेबल हैं. तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ये कुछ ऐसी राइट है विच आर अवेलेबल टू एनी पर्सन. आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 25 ये जो अवेलेबल है वो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हैं. एनीवेज, देन दिस द फर्स्ट वर्ड इज पर्सन. सो वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट आर्टिकल 21 इज फॉर एनी पर्सन हु इज इन इंडिया. तो अगर वो इंसान इलीगल माइग्रेंट भी है, रेफ्यूजी भी है, कुछ भी हो, उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा लीगल नहीं है, तब भी आर्टिकल 21 उसके लिए होगा. जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, हमने देखा है जब रेफ्यूजीज आते हैं या इलीगल माइग्रेंट आते हैं तो उनको जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ होती हैं, या मतलब एग्जैक्ट अथॉरिटी का नाम नहीं पता मुझे, तो वो लोग उनको डिटेन कर लेती हैं सो दैट दे डोंट इन्फिल्ट्रेट इनटू इंडिया. तो उन लोग को जब डिटेन किया जाता है तो इवन दोज पर्सन्स हु आर इलीगल माइग्रेंट और रेफ्यूजी, they can take help of Article 21 of the Constitution of India and approach to Supreme Court. तो ये सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है जो इंडिया में है. So this is the explanation of the word person. Now coming to the second word that is life. ये life का मतलब क्या है? Now coming, here is the explanation. Now coming to this word life, हम ऐसे बोल सकते हैं that ये जो वर्ड लाइफ है, क्या इसका मतलब इतना ही है कि हम किसी इंसान का लाइफ ले नहीं सकते हैं, टेकिंग अवे द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, और इज दिस वर्ड ओनली लिमिटेड टू बॉडी ऑफ फिजिकली व्हाट टू से बॉडीली रिस्ट्रेंट. ठीक है, तो इस वर्ड का हमें मतलब समझना है. इस वर्ड का मतलब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन देखें, because we have more or less same fundamental right under Constitution of US also by 5th and 14th amendment. So 5th
14th amendment of US Constitution says that no person shall be deprived of life, liberty and property. यहाँ पे प्रॉपर्टी भी है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है. इनमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी तीनों चीज हैं, ठीक है. प्लस विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वर्ड यूज किया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्ड यूज किया है. हम ये भी जानेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है, इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेहतर है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, ठीक है. तो 5th और 14th अमेंडमेंट जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, they are giving this right of life, liberty and property to any person who is there in US. Now, life there by the Supreme Court of America is defined in the case Munn versus Illinois 1877. इस केस में यूएस का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लाइफ इज नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस, इट इज मोर देन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस. ये 1877 में इस केस में मन वर्सेस इलिनॉइस, इस केस में जस्टिस फील्ड कह रहे हैं कि लाइफ डजंट मीन ओनली एनिमल एग्जिस्टेंस, इट इज मोर देन एनिमल एग्जिस्टेंस, ठीक है. तो ये वहाँ का एक्सप्लेनेशन था. और विद द सॉरी इसी एक्सप्लेनेशन को इसी को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इम्प्लीमेंट किया, इसी एक्सप्लेनेशन को, इन द केस ऑफ फ्रांसिस कोरोलरी मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ऑल्सो इन खरक सिंह केस, ऑल्सो इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस. तो इन सब केस लॉज जो कि इंडिया में हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्सप्लेनेशन का हेल्प लिया जो कि जस्टिस फील्ड ने मन वर्सेस इलिनॉइस 1877 में यूएस में कहा था, दैट लाइफ डजंट मीन ओनली एनिमल एग्जिस्टेंस, लाइफ हैज समथिंग मोर. क्या मोर है वो हम देखेंगे, ठीक है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट इज लाइफ, इन द केस ऑफ खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एज वेल एज फ्रांसिस कोरोलरी केस 1981, जस्टिस भगवती सिंह, खरक सिंह में जस्टिस भगवती नहीं थे, फ्रांसिस कोरोलरी में भगवती थे. तो जस्टिस भगवती सिंह दैट वी थिंक दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी. जस्टिस भगवती कह रहे हैं कि राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट बॉडीली रिस्ट्रेंट, इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी. Then Justice Bhagwati is also saying that it goes along with it the bare necessities of life such as adequate nutrition, clothing, shelter, facilities for reading, writing, expression, which one deserve, every individual deserve. Also, it includes freely moving and मिंगलिंग विद द फेलो सिटीजन्स. तो जस्टिस भगवती ने ये जो लाइफ का मीनिंग है वो इतना ब्रॉडन कर दिया कि लाइफ सिर्फ बॉडीली रिस्ट्रेंट नहीं है, इट इज टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी. एंड he has went that far that he is including that even writing, reading, expressing, to live in a community, mingling with other citizens, these all things are there in right to life. ये जस्टिस भगवती ने बोला इन द ईयर 1981. एंड देन अगेन वी हैव अ केस ओल्गा तेली से, शायद वो नहीं सॉरी बंधुआ मुक्ति केस में फिर से जस्टिस भगवती बोल रहे हैं. फ्रांसिस कोरोलरी केस है 1981 का, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस है 1984 का. दोनों ही टाइम जस्टिस भगवती सुप्रीम कोर्ट में थे और दोनों ही टाइम जस्टिस भगवती ने राइट टू लाइफ को बहुत ही ब्रॉडर मतलब सेंस में बताया, ठीक है. तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा में भी when Supreme Court was dealing with the question of bondage and rehabilitation of some laborers, here also Justice Bhagwati is saying that it is the fundamental right of everyone in the country to live with human dignity free from exploitation.
ठीक है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा में तो यही था, लेबर से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, बहुत सारे इश्यूज थे लेबर के। तो यहाँ जस्टिस भगवती कह रहे हैं कि इट इज द राइट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया और हुएवर इज लिविंग इन इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो जो लाइफ का मीनिंग है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही ब्रॉडर दिया है इन मल्टीपल केसेस, एंड टिल नाउ इट इज जस्ट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता ही जा रहा है, लाइफ में सब इंक्लूड हो रहा है। इट इज लाइक अब सिर्फ ये नहीं है कि दैट यू हैव अ राइट टू एयर, बट यू हैव अ राइट टू क्लीन एयर, यू हैव अ राइट टू क्लीन वाटर, इतना सब इंक्लूड हो गया राइट टू लाइफ में। सो for sure, right to life at present is no more limited to mere animal existence, but it what can I say, but it includes all the faculty, कहाँ लिखा है मैंने, all the पता नहीं कहाँ लिखा है, all the faculty and but it includes all range of conduct rather than bodily restraint। ठीक है, तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ। इसके बाद हम आते हैं पर्सनल लिबर्टी पे। पर्सनल लिबर्टी क्या है? नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग दैट इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड विच इज मेंशन्ड देयर इज ओनली लिबर्टी, it is not qualified with the word personal liberty which is there in the case of India। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ बोल दिया लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिबर्टी नहीं बोला है, पर्सनल लिबर्टी बोला है। लिबर्टी वर्ड इज क्वालिफाइड विद द वर्ड फिजिकल, सॉरी पर्सनल। तो व्हाट डज इट मीन? व्हाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ऑफ इंडिया refrained to use word only liberty and added personal also? ऑब्वियसली कुछ तो रीजन होगा, सब लोग बहुत ही ज्ञानी थे, हर वर्ड के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है हर वर्ड के पीछे डिबेट हुई है और अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है, फुल इंटेंशन है। तो क्या इंटेंशन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेंबर्स की कि उनने पर्सनल वर्ड भी लगा दिया लिबर्टी के आगे? क्यों उनने सिर्फ लिबर्टी वर्ड नहीं रखा? तो इस पर्सनल लिबर्टी पे जो फर्स्ट केस आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो ए.के. गोपालन था। एक्चुअली ए.के. गोपालन केस में क्या हुआ कि सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वाज चैलेंज्ड। सेक्शन 3 क्या था? सेक्शन 3 गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं if the government is feeling that they are threat to security, कुछ ऐसा प्रोविजन था। तो इससे क्या हुआ, ए.के. गोपालन जो कि एक लीडर थे, जो कि एक पॉलिटिशियन थे, उनको डिटेन करके रखा गया था। और ये ना ए.के. गोपालन के साथ 1947 से हो रहा था, 47, 48 उन पे मल्टीपल चार्जेस थे और फाइनली उनको डिटेन करके रख लिया। तो क्या हुआ, ए.के. गोपालन 1950 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट चले गए और वो बोले कि ये जो मुझे डिटेन करके रखा है अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इट इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज एक्चुअली आई एम हैविंग फीवर एनीवेज, सो इट इज इन वायलेशन टू आर्टिकल 13, कहाँ लिखूं मैं, आर्टिकल 13, 19, 21 एंड 22। ए.के. गोपालन बोल रहे हैं कि जो इन लोगों ने मुझे डिटेन करके रखा है, अरेस्ट करके रखा है, इट इज इन वायलेशन टू माय फंडामेंटल राइट्स, दैट इज 13, 19, 21, 22। कैसे? क्योंकि आर्टिकल 13 बोलता है कि, एंड वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल 13, यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोज। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, if they are in contravention to the fundamental right, they will be invalid to the extent of such contravention। तो ए.के. गोपालन बोल रहे हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये मेरे आर्टिकल 19 के खिलाफ है, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1D, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो, तो इसको इनवैलिड होना चाहिए। और आर्टिकल 13 क्यों बोला इनने?
आर्टिकल 13 इसलिए बोला कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है इसको एक्चुअली इनवैलिड होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, क्योंकि हमारा आर्टिकल 13 ऐसा कहता है कि अगर कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उस लॉ को इनवैलिड होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड होना चाहिए। तो 13 हुआ, 19 चैलेंज हुआ था, 21 चैलेंज हुआ था। ए गोपालन यहाँ कह रहे थे कि इससे मेरी पर्सनल लिबर्टी वायलेट हुई है, ठीक है। यहाँ पे ए गोपालन बोल रहे थे कि इवन द प्रोसीजर इज नॉट हेल्दी, इवन द प्रोसीजर इज नॉट गुड, द लॉ इटसेल्फ इज रॉन्ग। तो उनने 21 को भी चैलेंज किया और उन्हें 22 को भी चैलेंज किया था। तो ये चारों आर्टिकल्स उनने चैलेंज किए, सॉरी इन चारों आर्टिकल्स का वायलेशन हुआ, ये वो चैलेंज कर रहे थे इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या हुआ, हेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनफॉर्चुनेटली, एक चीज बताती हूँ मैं आपको कि ये जो ए गोपालन केस था, दिस वाज द फर्स्ट केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेयर सुप्रीम कोर्ट वाज आस्क्ड टू डिसाइड whether these that what is the scope of personal liberty and what is the scope of life, what is procedure established by law. लेकिन unfortunately supreme court took very narrow approach for these words. उन लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें अपना जूरिस्प्रूडेंस डेवलप करना चाहिए, बट फिर भी हम हर चीज में उन लोग को करते थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, वी विल स्टिक टू द वर्ड्स, वी विल हैव लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज ऑफ द वर्ड्स रादर देन अदर काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। लिटरल इंटरप्रिटेशन होगा, लाइफ मीन्स बॉडीली रिस्ट्रेंट, procedure established by law, it means any law which is passed rightfully by a appropriate authority. So Supreme Court took the course of only literal interpretation. फिर क्या हुआ, ए गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में तो बहुत ही ऐसा जजमेंट आया जिसमें आर्टिकल 21 को बहुत ही नैरो डाउन कर दिया, ठीक है। और ये जजमेंट 3 डेकेड तक रहा, फ्रॉम 1950 टिल 1978। पोस्ट इमरजेंसी केस जब मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, इन दैट केस ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाज ओवररूल्ड, and this is the time in 1978 after emergency in the case of Manika Gandhi versus Union of India, for the first time the Supreme Court gave much wider interpretation to Article 21 of the Constitution of India। और वो सारी चीज जो कि ए गोपालन केस में अपीलांट ने बोली थी, अपीलांट ने आर्ग्यू किए थे, जिसको ए गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, मना कर दिया था, ठीक है। वो सारे आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट हुए मनिका गांधी केस में, ठीक है। तो ए गोपालन केस में बोला गया था, मतलब आर्ग्यूमेंट दिए थे अपीलांट ने कि दीज आर्टिकल्स, आर्टिकल 19, 21, 22, दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है। इन सबका रिलेशन है, इनको अलग अलग राइट मत समझो, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नहीं, आर्टिकल 19 अलग है, आर्टिकल 21 अलग है, आर्टिकल 22 अलग है, और हम इनको एक साथ इंटरप्रेट नहीं करेंगे। अगेन अ वेरी, मतलब क्या ही बोलूं, अच्छा डिसीजन नहीं था। और उस टाइम पता है सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज भी बहुत चैलेंज था, दैट इज इंडिया इज अ न्यूली बॉर्न कंट्री, द सुप्रीम कोर्ट हैड मच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इट्स शोल्डर, और सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा कॉशियसली चलना था। So maybe keeping in mind such of the prevalent condition that time, Supreme Court restrained itself to give the broader or wider meaning of Article 21, ठीक है। लेकिन ईयर 1978 जब आया मनिका गांधी में, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या, मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि आर्टिकल 21 शुड बी गिवन अ ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन। तो क्या हुआ, ए गोपालन केस में तो पर्सनल लिबर्टी को सिर्फ पर्सनल लिबर्टी बोला गया, ऐसा नहीं बोला गया कि ये 19 भी इंक्लूड करता है और भी चीज इंक्लूड करता है, कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। आफ्टर ए गोपालन केस
we have case law of Kharak Singh versus State of UP. Year is 1963, 13 years after A.K. Gopalan case. Kharak Singh versus State of UP. In this case, what happened? That a police regulation was challenged before the Supreme Court of India. And what was that police regulation? Actually, the police regulation without any statutory basis, कोई वो लॉ नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, वो सिर्फ पुलिस रेगुलेशन था. सो द इन दिस केस द वैलिडिटी ऑफ अ पुलिस रेगुलेशन which without any statutory basis authorized the police to have surveillance over habitual offenders or persons who have history sheet. तो इस केस में क्या था कि पुलिस को ये पावर दी गई थी बाय दैट पुलिस रेगुलेशन कि जो भी लोग एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं या जिनका हिस्ट्री शीट में नाम है, जो लोग क्राइम करते हैं मोर ऑफन, उन सबको सर्विलांस करना है. और सर्विलांस में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड थी कि उसमें क्या था कि सीक्रेट पिकेटिंग ऑफ द हाउस था. कभी भी आप जाके सीक्रेटली आप हाउस का देख सकते हो हाउस में क्या हो रहा है. डोमिसिली विजिट्स एट नाइट थी, रात में भी आके पुलिस आपको कभी भी चेक कर सकती है. फिर ये भी था कि पीरियोडिकल इंक्वायरीज अबाउट द पर्सन, आपके बारे में कभी भी किसी से भी पूछ सकती है, ठीक है. और आई ऑन एवरी मूवमेंट ऑफ दैट पर्सन. तो इतना मतलब इन डीप सर्विलांस था हिस्ट्री शीटर्स के लिए या हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए. तो ये जो खरक सिंह है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया कि दिस इज टू मच, इतना ज़्यादा सर्विलांस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट माई आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना. यहाँ मेरी प्रिवेसी भी हनन हो रही है, प्रिवेसी तक नहीं दे रहे हैं ये लोग. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन सच पुलिस रेगुलेशन. बात अच्छी है, स्ट्रक डाउन किया, अच्छी बात है, लेकिन रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं है. रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट ये दे रहा है कि दिस पुलिस रेगुलेशन इज इनवैलिड बिकॉज इट इज नॉट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. दैट इज दिस पुलिस रेगुलेशन हैज नॉट पास बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. ये सिर्फ पुलिस स्टेशन में पुलिस रेगुलेशन बन गया तो इसलिए इनवैलिड है. जबकि सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना चाहिए कि दिस इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, दिस इज काइंड ऑफ इन्वेजन टू प्राइवेसी, ये सब बोलना चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इसलिए इनवैलिड है क्योंकि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन किया और खरक सिंह को थोड़ा रिलीफ मिला. लेकिन सेम केस हुआ गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. ईयर इज 1975. 1975 स्टिल मनेका गांधी केस इज नॉट देयर. अब क्या हुआ, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में सेम फैक्ट थे, लेकिन इस चीज में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सच काइंड ऑफ सर्विलांस, सच काइंड ऑफ रेगुलेशन इज वैलिड बिकॉज इट इज पास्ड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, दैट इज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सच काइंड ऑफ सर्विलांस और जो भी हो रहा है इट्स फाइन because this time the police regulation has been passed by appropriate authority and it is procedure established by law. तो सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या लॉ है. सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इससे मतलब है कि क्या वो सही अथॉरिटी से पास हुआ है कि नहीं. ठीक है, 1975 तक सुप्रीम कोर्ट का ये अप्रोच था. सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं देख रहा है कि वेदर द प्रोसीजर इज जस्ट, फाइन एंड रीजनेबल. Rather, Supreme Court is only seeing that whether it has been passed by appropriate authority or not, then only we can say procedure established by law. ठीक है, तो ये खरक सिंह में हुआ. उसके बाद हमारे पास एक केस है सतवंत सिंह साने वर्सेस पासपोर्ट अथॉरिटी. In this case, what happened? That this person was denied to go to abroad because his passport was impounded. So this person went to the Supreme Court of India that this is against my Article 19 and 21, that is freedom of movement, Article 19 1D. Here the Supreme Court is saying that the right to travel abroad is included is included within the expression personal liberty.
and therefore no person can be deprived of his right to travel, and a passport which is essential for the enjoyment of this right, denial of passport will amount to deprivation of personal liberty. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे ही किसी का पासपोर्ट नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने पासपोर्ट लिया तो वो इंसान अब्रॉड नहीं जा पाएगा, विच इज हिज और हर फंडामेंटल राइट, है ना। फिर हमारे पास, हाँ, तो हमने ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, व्हाट इज पर्सन, what is life, what is personal liberty. Now we will come to the phrase procedure established by law, and this I am going to take in next lecture part 2. देखिए एक और चीज, आप लोग बिल्कुल भी लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज कर दो, सो दैट आई विल गेट टू नो कि हाँ मतलब लोग देख रहे हैं, लोग को पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तभी लाइक सब्सक्राइब करो, नहीं आ रहा है मत करो, स्किप कर दो, कोई बात नहीं। एनीवेज, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।